हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से आपको अपने ऊपर होने वाले मेंटेनेंस केस को डील करना है। देखो, मेंटेनेंस का केस या तो जो आपकी वाइफ है 125 सीआरपीसी फाइल करेगी, या फिर वो डीवी एक्ट का केस फाइल करेगी और उसमें आपसे मेंटेनेंस मांगेगी, या फिर अगर आपने सेक्शन 9, सेक्शन 13, सेक्शन 11, सेक्शन 12 फाइल किया है तो उसके अंतर्गत तो सेक्शन 24 फाइल करेगी। अब दोस्तों, मेंटेनेंस का केस आते ही हम लोग अपना टेम्पर लूज कर देते हैं, क्योंकि दोस्तों मेंटेनेंस के केस में जो पत्नी होती है उसने आपकी इनकम को बढ़ा चढ़ा करके बताया हुआ होता है और आपसे जो अमाउंट मांगा हुआ होता है वो आपकी पॉकेट के हिसाब से बहुत ज़्यादा होता है। अब आपका जो मेन इसमें काम है वो ये है कि आपको अपनी सही इनकम को कोर्ट को दिखाना है। अब होता क्या है कि कई बार आप इस चीज़ से घबराते हैं कि उसने इतना मांगा हुआ है, वो कितना ही मांगती रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कोई लिस्ट लगाती रहे, मेरा इतना सामान इसके पास है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कोई एलिगेशन लगाती रहे, उससे आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। मेंटेनेंस का केस है, वहां सिर्फ फर्क पड़ता है कि आपकी कैपेसिटी, आपकी एक्चुअल अर्निंग कितनी है। जब आपका रिप्लाई जाएगा वहां आप अपनी जो अर्निंग एडमिट करेंगे, उस अर्निंग के आधार पर ही कोर्ट मेंटेनेंस बांध सकता है, आपकी अर्निंग से बाहर नहीं जा सकता। अब इसमें ध्यान ये रखना है कि ऐसा नहीं है कि अर्निंग कम करने के लिए आपने चीजों को छुपाना शुरू कर दिया। बहुत से लोग करते हैं ऐसा कि देखो, कोई भी चीज है ना, वो आपको एक लीगल बाउंड्रीज के अंदर रहकर ही सेटल करनी है। उससे बाहर जाकर के अगर आप सेटल करोगे, बाद में कोर्ट को पता चल गया तो आप ही मुसीबत में फंस जाओगे। 340 सीआरपीसी आप पे लग जाएगा। तो जो चीजें आप लीगल बाउंड्रीज में रहते हुए सेट कर सकते हो उतना ही आपको करना है। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई बिजनेसमैन है, आपके पास एक आईटीआर है। अब हमें नहीं पता आप कितना कमा रहे कितना नहीं कमा रहे, हमारे लिए तो जो आपकी इनकम प्रूफ है वो आईटीआर है। अगर आपकी आईटीआर 2 लाख रुपए की भरी हुई है तो इसका मतलब हो गया आप कितना कमाते हो। तो उसी के आधार पर जो महीने का आपका बनता है, लगभग 16-17 हजार रुपए जो आपको महीने का बनेगा, उस 16-17 हजार रुपए के आधार पर ही आपके ऊपर मेंटेनेंस लगेगा, उसी पर परसेंटेज लगेगा। ऐसा नहीं है कि आपकी पत्नी ने कह दिया आप 2 लाख रुपए कमाते हो तो 2 लाख कोर्ट मान लेगी ऐसे। या तो वो आप इसका कोई सबूत दे कि आप 2 लाख रुपए कमाते हो। अगर वो सबूत नहीं देती, आपको पता है जो कि 90% केसेज में होता है, अनावश्यक रूप से घोड़े दौड़ाए हुए होते हैं, तो उससे आपको डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं। अब आपकी जो इनकम आईटीआर में, अब ऑफ रिकॉर्ड हो सकता है आप 1 लाख रुपए महीना कमा रहे हो, लेकिन आईटीआर में जो आपकी इनकम है उसी इनकम के आधार पे आपके ऊपर लगेगा मेंटेनेंस। और दोस्तों, अगर आप सैलरीड हो तो सैलरीड में क्या होगा, जो आपकी सैलरी स्लिप होगी वो कोर्ट में सबमिट होगी और उस सैलरी स्लिप के आधार पर ही आपके ऊपर मेंटेनेंस लगेगा। उस सैलरी स्लिप से बाहर कोर्ट नहीं जा सकती। अब कई लोग सोचते हैं कि सर मेरे ऊपर तो लोन भी चल रहा है, मेरी तो ईएमआई भी है, मेरी तो मम्मी डिपेंडेंट है, पापा डिपेंडेंट है, बहनें डिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट है, वो डिपेंडेंट है। कोई डिपेंडेंट हो, कितने डिपेंडेंट हो, पर एक मिनिमम परसेंटेज फिक्स है, उससे नीचे कोर्ट नहीं आएगा। ये सच्चाई है। आपकी वाइफ है तो कम से कम 20% बांधना ही बांधना है आपकी सैलरी का। आप बोलें कि ना मेरी तो 80 हजार रुपये सैलरी है लेकिन मेरा तो उसमें 60 हजार का लोन ही जाता है, तो कोर्ट ऐसा नहीं है कि 60 हजार रुपये लोन को घटाने के बाद जो आपका 20 हजार रुपये बच रहा है उस पर मेंटेनेंस देगी उसको। आपके पूरे 80 हजार रुपये मेंटेनेंस कैलकुलेट होगा। लोन को इस तरह से कंसिडर नहीं करती है जैसे कुछ लोग समझते हैं कि मैं इतने की ईएमआई दे रहा हूं तो पहले मेरी ईएमआई हटाई जाएगी फिर उसके बाद जो बचेगा उस पर कैलकुलेशन होगी। कभी भी नहीं। क्योंकि कोर्ट ये मानती है कि जो लोन आपने लिया वो आपने अपनी किसी एसेट्स को बनाने के लिए लिया है, तो फिर उसमें पत्नी क्यों सफर करे, ये कोर्ट का पॉइंट ऑफ व्यू होता है और इस पर कई सारे जजमेंट, कई सारी गाइडलाइंस भी हैं। तो ये लोन वाला पार्ट जो आप सोच रहे हैं ना, चाहे आप ईएमआई, और कई लोग चालाकी भी करते हैं कि वो क्या करते हैं अपनी ईएमआई को बढ़ा देते हैं ताकि मेरी सैलरी कम दिखे। इसका डेफिनेटली आपको कोई भी फायदा आज के समय पे नहीं मिलने वाला। काम वो करो जिसका आपको फायदा मिले। इस तरह की चीजें करके केवल आपको, आपके मन में एक झूठी संतुष्टि रहती है और जिस दिन एंट्री मेंटेनेंस का ऑर्डर हाथ में आता है सारी जो झूठी तसल्लियां होती है वहीं के वहीं टूट जाती हैं और इसके साथ साथ आप भी टूट जाते हो। दैट्स वाई बहुत सिंपल है कि अगर आपकी सैलरी स्लिप है तो उस सैलरी स्लिप के आधार पर लगना है, मेंटली प्रिपेयर रहो। अगर आपकी आईटीआर है उस आईटीआर के आधार पर लगना है, मेंटली प्रिपेयर रहो। अब जाहिर सी बात है, आपकी सैलरी 1 लाख है तो वो 4 लाख बताती है, आपकी 4 लाख है तो वो 8 लाख बताती है, तो वो तो बढ़ा के ही बताती है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और वो अपना मेंटेनेंस जो क्लेम करती है वो भी उससे फर्क पड़ता है। अब देखो, मांगने को लड़की कुछ भी मांग ले। अब जैसे मैंने एक वीडियो बनाया था अभी हाल ही में, उसमें एक लड़की ने, हमारा एक मामला चल रहा था, उसमें 25 हजार रुपये महीना मांगा था, लेकिन मिला क्या, 2 हजार रुपये महीना। क्यों? क्योंकि इनकम उतनी थी लड़के की जो एडमिटेड इनकम थी, उससे बाहर तो कोर्ट जाएगा नहीं। या तो कोर्ट को कोई प्रूफ मिले तब जा सकता है, बिना प्रूफ के नहीं जा सकता। तो दोस्तों, इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है कि आपको किसी प्रकार से घबराना नहीं, पैनिक नहीं होना। कभी कोई मेंटेनेंस की पिटीशन आती है तो अपना पूरा फोकस इस पे करो कि लीगली हम इस मेंटेनेंस को किस हद तक कम करा सकते हैं। वही आपकी इस केस में जीत है। अगर आप सोचो कि मैं बिल्कुल जीरो करा लूंगा तो बेमतलब आप दीवारों से टक्कर मार रहे हो, कोई मतलब नहीं है। अन्य तरीकों से आप कोशिश कर सकते हो चीजों को सेटल करने की,
पर इस तरीके से नहीं। अब वो अन्य तरीके क्या हैं, उस पर अन्य वीडियो बहुत सारे अवेलेबल हैं, आप उनको देखिए, आपको जानकारी मिलेगी। आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।